नमस्कार शिक्षक साथियों। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एनईपी 2020 के तहत जो है हमारा इस साल 6वीं का जो सिलेबस है वो चेंज हुआ, हमारे पाठ्य पुस्तकों में बदलाव हुआ है। और उस बदलाव के लिए हमको नए नए पाठ्य पुस्तक और उसकी जो अवधारणा है कि बदलाव के पीछे क्या कारण है, उसको समझने के लिए आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो जो है हमारे डीआरजी साथी, एसआरजी साथी और बीआरजी साथियों के साथ मिलकर जो है बनाया गया है, ताकि हमारे निचले स्तर के जो मैदानी क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षक साथी हैं उनको सहयोग मिल सके। आइए वीडियो में चलते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शैक्षिक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे व्यक्ति तैयार करना जो तर्क संगत और कार्य करने में सक्षम हो, ताकि राष्ट्रीय एकता और अखंडता निर्बाध रूप से पोषित रहे। इसका मतलब यह हुआ कि हम ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना चाह रहे हैं शिक्षा के माध्यम से, जो सिर्फ रटने की पद्धति से पास न होकर वो व्यवहारिक ज्ञान को अपने जीवन में लाए, और व्यवहारिक ज्ञान को जीवन में लाने के लिए इसकी संप्राप्ति में नीति के मार्गदर्शी सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं का हर संभव विकास हो सके। इसके लिए शिक्षा क्रम और शिक्षक प्रक्रिया में जरूरी सुधार पर बल देती है, जिससे बच्चों में खोजबीन करके देखने के और अनुभव और संवाद को बढ़ावा मिले। शिक्षक साथियों, कहा गया है कि एनईपी 2020 के तहत ऐसे बच्चे तैयार करना है जिसमें व्यवहारवादी कुशलता, तर्क संगत विचार रहे, साथ ही साथ बच्चा अपने से खोजबीन करने के जो तरीके हैं, है ना, करके देखने की जो विधि है, उससे वो परिचित हो, उनको अनुभव मिले और अपने संवाद को बढ़ाया जाए। एनईपी 2020 रटकर सीखने के बजाय रचनावादी तरीके से सीखने का समर्थन करती है, ताकि बच्चे के साथ अनुभव और इन पर गहरी समझ विकसित हो सके। एनईपी 2020 का कहना है कि बच्चे जो रट कर ना पढ़े, बल्कि वो कैसे करें, अपने अनुभव के आधार पर क्या करें, उन चीजों को सीखें। इस नीति के अनेक महत्वपूर्ण अनुशंसाओं में से यह भी है कि स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में बदलाव हो। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे स्कूल की पाठ्य पुस्तक में अभी बदलाव हो चुका है, और बदलाव की इस कड़ी में ही ये वीडियो जो है इसी तारतम्य में बनाया गया है, ताकि आप लोगों को इसमें हेल्प मिल सके। हमारा जो पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है, इसमें इस संबंध में जो है एनसीएफ 2020 ने पाठ्य पुस्तकों में जो अपना अनुशंसा दिया है कि पाठ्य पुस्तक किस आधार पे होगा, उस आधार पे जो है एनसीईआरटी दिल्ली द्वारा पाठ्य पुस्तकों को विकसित किया गया है, और हमारे सामने जो है इन सभी को प्रस्तुत किया गया है, जो आप सभी के सामने हम लोग चर्चा करेंगे। देखिएगा कि इस वर्ष जो है 25-26 में पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और 6वीं कक्षा की नवीन पाठ्य पुस्तकें बच्चों के पास रहेगी। आप सभी के स्कूल में एक पाठ्य पुस्तकें आ चुकी है, और अब हम जब बात करेंगे तो 6वीं लेवल की पाठ्य पुस्तक की बात करेंगे। इस चैनल में अभी माध्यमिक शाला से संबंधित जितने भी अपडेट होंगे, आपके नए पाठ्यक्रम से संबंधित आपको बताया जाएगा। इस नवीन पाठ्य पुस्तक में से शिक्षकों को परिचित कराने, कक्षा में अनेक उपयोग तथा इनकी रचना क्रम से जुड़ी बातों की चर्चा और प्रशिक्षण आवश्यक है, और इसी प्रशिक्षण की शुरुआत पूर्ण करने का कोशिश करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आज का जो वीडियो है, जो हमारे, मैं बताना चाहूंगा शिक्षक साथियों कि जो पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण है, नवीन पाठ्यक्रम के अंतर्गत में, पाठचर्या के अंतर्गत में पूरे पाठ्यक्रम का भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पाठ्यक्रम का भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पाठ्यक्रम में जाने के बाद, जैसे कि हमारा इस वीडियो का या फिर इस चैनल का मुख्य फोकस रहेगा कि मिडिल स्कूल के जो 6वीं क्लास के विज्ञान विषय में जो चेंज हुए हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उसके पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो लेसन है, उस लेसन में किस आधार पे, किस तरीके से जो है मूलभूत परिवर्तन हुए हैं, उसकी भी चर्चा होगी। और इन लेसनों के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे होगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, आप इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि एनईपी क्या है
और एनईपी को जानना हमारे हर शिक्षक साथियों के लिए जरूरी है। तो अब हम शुरू करते हैं कि एनईपी क्या है और इसमें क्या मूलभूत परिवर्तन हुए हैं। तो बेसिक बातें पहले हम लोग जान लेते हैं शिक्षक साथियों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की हम लोग बात कर रहे हैं। मैं यहां से पेन ले लेता हूं। आप लोगों को और क्या चाहिए रहेगा, आप लोग जो सजेशन देंगे उसको इस वीडियो में, आगे इस चैनल में अपडेट करते जाएंगे, और जो कमी रहेगी वो भी आप कमेंट्स के द्वारा जो है बताते जाएंगे हमारे डीआरजी साथी, बीआरजी साथी, और अगर हमारे एसआरजी साथी या फिर एससीईआरटी या जो भी सदस्य शिक्षाविद इस वीडियो को देख रहे हैं, ट्रेनिंग के माध्यम से हम इस वीडियो को बना रहे हैं, ट्रेनिंग के पर्पज से बना रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल जो है कमेंट्स बॉक्स में इस सारी चीजों को आप कमेंट्स कीजिएगा। चलो बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। आप सभी को मालूम है साथियों कि 29 जुलाई 2020 को एक नई शिक्षा नीति लागू की गई, जिसका उद्देश्य है भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार करना, और ये सुधार का कार्यक्रम जो है शुरू हो चुका है। यह नीति 1986 में लागू की गई। सबसे पहले शिक्षा नीति जो है 1986 में लागू, पहला एक चीज आप लोगों को बता देता हूं, 1968 में शिक्षा नीति आई थी, उसके बाद 1986 में आई शिक्षा नीति, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई, तीसरी शिक्षा नीति जो है 2020 में आई है, जो 29 जुलाई को लागू की गई है। 1986 और 2020 के बीच में 34 साल का अंतर है। 34 सालों के बाद जो है पिछली शिक्षा नीति की जगह नई शिक्षा नीति में आया गया है, और नई शिक्षा नीति में बहुत अमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व जो अध्यक्ष थे, जिनका नाम है के कस्तूरीरंगन, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, और इनकी समिति ने जो अनुशंसा किया गया, इनकी समिति ने जो अनुशंसा किया, 31 मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा जो है कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया। इसमें भारतीय मूल्य परंपरा और आधुनिकता का समन्वय किया गया है ना। राष्ट्र, अगर कोई पूछे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या चीज का समन्वय है, तो हमको ये बात जरूर याद रखना चाहिए साथियों कि इसमें जो है भारतीय मूल्य परंपरा और आधुनिकता का समन्वय करते हुए एक व्यापक रिपोर्ट जो है कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया। अब ये जो शिक्षा नीति है, इसके मुख्य फोकस बिंदु क्या क्या है कि शिक्षा को समाज के सभी वर्गों तक क्या करना है, हमको पहुंचाना है। मेन बात क्या है, हमारा जो एजुकेशन है उसको हम क्या करना चाह रहे हैं कि उसको हम समाज तक पहुंचाना चाह रहे हैं। दूसरा चीज क्या है कि जो तकनीकी ज्ञान है उसको बच्चों तक लाना है, समाज तक लाना है। इसके अलावा जो व्यावसायिक शिक्षा है, आप सभी को मालूम है कि 6वीं के पाठ्यक्रम में 3 विषय नए जोड़े गए हैं, जिसमें कौशल बोध व्यावसायिक शिक्षा के रूप में, खेल यात्रा और योग जो है खेल शिक्षा के रूप में, और इसके अलावा जो है आपका कृति है, जिसमें हम बच्चों को कला शिक्षा के बारे में अवगत कराएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो मुख्य फोकस बिंदु है, तो हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं। आगे देखते हैं साथियों, इसमें जो है 4 कितने आधार स्तंभ है, देखिएगा 5 आधार स्तंभ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब शिक्षा का जो पहुंच है सब जगह हो। सबसे पहली बात पहुंच की बात कर रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। दूसरी बात कि इक्विटी हो, समानता की बात करती है। पहुंच की बात करती है, शिक्षा सब तक पहुंचे, समान रूप से पहुंचे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचे, और बच्चों में सामर्थ्य का विकास हो, और जवाबदेही पूर्वक जो है क्या हो, शिक्षा हो। इस तरीके से अगर एनईपी के कितने आधार स्तंभ है ऐसा पूछा जाए, तो 5 आधार स्तंभ के बारे में हम यहां पे बात कर सकते हैं। एक जनरल जानकारी है कि एनईपी में हम शिक्षक साथियों को पता होना चाहिए कि एनईपी में कितने अध्याय हैं। तो एनईपी में जो 4 अध्याय हैं, 4 भाग हैं, 4 भाग हैं, और 4 भाग को 27 अध्याय में बांटा गया है। जैसे पहला भाग है स्कूल शिक्षा से संबंधित है,
है ना, पहला भाग में अध्याय 1 से 8 अध्याय तक बात रखी गई है। याद रखेंगे शिक्षा साथियों, जो भाग 1 है, भाग 1 ये स्कूल शिक्षा से संबंधित है, इसमें 1 से 8 अध्याय हैं। भाग 2 है उच्चतर शिक्षा, हाई स्कूल की शिक्षा से संबंधित है, इसमें 9 से 19 अध्याय है, 9 से लेकर 19 अध्याय जो है इसमें है। और भाग तीसरा है कि केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, केंद्रीय स्तर पे जो मुद्दे हैं उनकी बात की गई है अध्याय 20 से लेकर 24 में। और भाग 4 में जो है क्रियान्वयन एवं रणनीति की बात की गई है, जिसमें अध्याय 25 से लेकर 27 में ये बातें की गई है। शिक्षक साथियों, आप देखिएगा कि भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 तक का जो लक्ष्य है, ग्लोबल शिक्षा का विकास, ये 2015 में हमारी भारत सरकार ने जो है एक सतत विकास एजेंडा, जिसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं, उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के द्वारा जो है एक एजेंडा रखा गया है। उसी एजेंडा के तहत 2030 तक जो है सभी के समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा को सुनिश्चित करना और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने को लेकर ये बात कही गई है। जब हम बात करते हैं कि भारत जो है ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक लेवल पर शिक्षा को जो है सभी के लिए समान और समावेशी शिक्षा की बात कर रही है, और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए एनईपी 2020 में बात की गई है कि हम इसी के माध्यम से जो है जो ग्लोबल लक्ष्य है उसको क्या कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। शिक्षक साथियों देखिएगा, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत क्या क्या बदलाव किए गए हैं। आप सभी को ज्ञात है कि जो पुरानी पद्धति थी, पुरानी जो पाठचर्या की जो संरचना थी वो थी 10+2, है ना, नई और नई संरचना, एकेडमिक संरचना आपके सामने आ रही है कि 5+3+3+4, मतलब इसको अगर हम देखें तो 53-34 से याद कर सकते हैं, 5, 3, 3, 4। तो पहला 5 क्या है? पहला 5 है फाउंडेशनल लेवल पे बच्चों का कैसा विकास हो, फाउंडेशनल लेवल पे आधारभूत या जो बेस है वहां पे बात करते हैं हम लोग। तो पहला लेवल है फाउंडेशन का लेवल। इस फाउंडेशन लेवल को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो पहले के 3 साल जो आंगनबाड़ी है ना, प्री स्कूल है, बालवाड़ी है, उसके माध्यम से, फिर उसके 2 साल पहली क्लास और दूसरी क्लास, इसके बाद जो है प्रिपरेटरी लेवल कहा गया है, जिसको 3 साल, ये 5 है, ये 3 है, तो 3 है, क्लास 3 से लेकर 5 तक की बात करते हैं इसमें, जिसका एज ग्रुप है 8 से 11। जो तीसरा लेवल है उसमें हम क्लास 6वीं से 8वीं की बात करते हैं, इसको भी 3 कहा जा सकता है। और जो अंतिम लेवल है जो बड़े बच्चों के लिए है उसको हम लोग ऐसे 4 लिखते हैं, है ना। इसमें जो है जो हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसकी बात करते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अब देखिएगा, जब इससे पहले शिक्षा हम लोग देते थे इस वाली पद्धति में, तो देखिएगा 6 साल से बच्चों का एडमिशन होता था, 6 साल में वो बच्चे स्कूल आते थे। उसके बाद हम 18 साल की बात करते थे। जो नई शिक्षा नीति है इसमें बच्चे 3 साल में ही स्कूल में बालवाड़ी, आंगनबाड़ी के माध्यम से, बाल वाटिका के माध्यम से जो है स्कूल में प्रवेश करेंगे। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको और अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। देखिएगा जो 5 है, जो आधारभूत स्थल है, आधारभूत संरचना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो मुख्य फोकस बिंदु है तो हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं, आगे देखते हैं साथियों। इसमें जो है 4 कितने आधार स्तंभ है, देखिएगा 5 आधार स्तंभ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब शिक्षा का जो पहुंच है सब जगह हो। सबसे पहली बात पहुंच की बात कर रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। दूसरी बात कि इक्विटी हो, समानता की बात करती है, पहुंच की बात करती है, शिक्षा सब तक पहुंचे, समान रूप से पहुंचे।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचे और बच्चों में सामर्थ्य का विकास हो और जवाबदेही पूर्वक जो है क्या हो, शिक्षा हो। इस तरीके से अगर एनईपी के कितने आधार स्तंभ है ऐसा पूछा जाए तो 5 आधार स्तंभ के बारे में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। एक जनरल जानकारी है कि एनईपी में हम शिक्षक साथियों को पता होना चाहिए कि एनईपी में कितने अध्याय हैं। तो एनईपी में जो 4 अध्याय हैं, 4 भाग हैं, 4 भाग हैं और 4 भाग को 27 अध्याय में बांटा गया है। जैसे पहला भाग है स्कूल शिक्षा से संबंधित है ना। पहला भाग में अध्याय 1 से 8 अध्याय तक बात रखी गई है। याद रखेंगे शिक्षा साथियों, जो भाग 1 है, भाग 1 ये स्कूल शिक्षा से संबंधित है, इसमें 1 से 8 अध्याय हैं। भाग 2 है उच्चतर शिक्षा, हाई स्कूल की शिक्षा से संबंधित है, इसमें 9 से 19 अध्याय है, 9 से लेकर 19 अध्याय जो है इसमें है। और भाग तीसरा है कि केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, केंद्र स्तर पर जो मुद्दे हैं उनकी बात की गई है अध्याय 20 से लेकर 24 में। और भाग 4 में जो है क्रियान्वयन एवं रणनीति की बात की गई है, जिसमें अध्याय 25 से लेकर 27 में ये बातें की गई है। शिक्षक साथियों, आप देखिएगा कि भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 तक का जो लक्ष्य है, ग्लोबल शिक्षा का विकास, ये 2015 में हमारी भारत सरकार ने जो है एक सतत विकास एजेंडा, जिसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं, उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के द्वारा जो है एक एजेंडा रखा गया है। उसी एजेंडा के तहत 2030 तक जो है सभी के समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा को सुनिश्चित करना और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने को लेकर ये बात कही गई है। जब हम बात करते हैं कि भारत जो है ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक लेवल पर शिक्षा को जो है सभी के लिए समान और समावेशी शिक्षा की बात कर रही है, और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए एनईपी 2020 में बात की गई है कि हम इसी के माध्यम से जो है जो ग्लोबल लक्ष्य है उसको क्या कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। शिक्षक साथियों देखिएगा, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत क्या क्या बदलाव किए गए हैं। आप सभी को ज्ञात है कि जो पुरानी पद्धति थी, पुरानी जो पाठचर्या की जो संरचना थी वो थी 10+2, है ना। नई और नई संरचना, एकेडमिक संरचना आपके सामने आ रही है कि 5+3+3+4, मतलब इसको अगर हम देखें तो 53-34 से याद कर सकते हैं, 5, 3, 3, 4। तो पहला 5 क्या है? पहला 5 है फाउंडेशनल लेवल पे बच्चों का कैसा विकास हो, फाउंडेशनल लेवल पे आधारभूत या जो बेस है वहां पे बात करते हैं हम लोग। तो पहला लेवल है फाउंडेशन का लेवल। इस फाउंडेशन लेवल को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो पहले के 3 साल जो आंगनबाड़ी है ना, प्री स्कूल है, बालवाड़ी है, उसके माध्यम से, फिर उसके 2 साल पहली क्लास और दूसरी क्लास, इसके बाद जो है प्रिपरेटरी लेवल कहा गया है, जिसको 3 साल, ये 5 है, ये 3 है, तो 3 है, क्लास 3 से लेकर 5 तक की बात करते हैं इसमें, जिसका एज ग्रुप है 8 से 11। जो तीसरा लेवल है उसमें हम क्लास 6वीं से 8वीं की बात करते हैं, इसको भी 3 कहा जा सकता है। और जो अंतिम लेवल है जो बड़े बच्चों के लिए है उसको हम लोग ऐसे 4 लिखते हैं, है ना। इसमें जो है जो हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसकी बात करते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अब देखिएगा, जब इससे पहले शिक्षा हम लोग देते थे इस वाली पद्धति में, तो देखिएगा 6 साल से बच्चों का एडमिशन होता था, 6 साल में वो बच्चे स्कूल आते थे। उसके बाद हम 18 साल की बात करते थे। जो नई शिक्षा नीति है इसमें बच्चे 3 साल में ही स्कूल में बालवाड़ी, आंगनबाड़ी के माध्यम से, बाल वाटिका के माध्यम से जो है स्कूल में प्रवेश करेंगे। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको और अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। देखिएगा जो 5 है
जो आधारभूत स्थल है, आधारभूत संरचना है, तो ये 5 जो है 2 भाग में डिवाइड है। एक एज ग्रुप है 3 से लेकर 6 साल की बात किया गया है। 3 से लेकर 6 साल के बच्चे जो हैं उनको जो है अर्ली केयर चाइल्ड एजुकेशन के नाम से जाना जाएगा, है ना। इसको अर्ली केयर चाइल्ड एजुकेशन के नाम से जाना जाएगा 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं। दूसरा 6 से 8 साल के जो बच्चे हैं वो जो है आपके पहली और दूसरी क्लास में। अगर एज वाइज और क्लास वाइज उसको बांटना चाहेंगे तो 3 से 4 साल के जो बच्चे हैं वो नर्सरी लेवल पे रहेंगे। 4 से 5 साल के जो बच्चे हैं वो आपके, है ना, नर्सरी के बाद एलकेजी बोल सकते हैं इसको, एलकेजी। उसके बाद ये जो है 5 से 6 साल के बच्चे जो है यूकेजी स्तर पर रहेंगे। अगर दूसरे पार्ट में हम बात करें तो 6 से 7 वर्ष के बच्चे पहली क्लास में और 7 से 8 वर्ष के बच्चे दूसरी क्लास में। तो ये पहला जो स्तर है जिसमें हम 2 भाग में बांट दिए हैं कि 5 और 6 साल का एज ग्रुप और 6 से 8 साल के एज ग्रुप, और इनके जो क्लास है वो आप लोगों को शायद स्पष्ट हो गया होगा, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। दूसरी बात करते हैं 3 क्या है। जब हम 5 + 3 की बात करते हैं तो 3 क्या है। 3 में जो है 8 से लेकर 11 साल के जो एक ग्रुप है वो बच्चे आएंगे, और जैसे कि 8 से 9 साल में वो तीसरी कक्षा में प्रवेश करेंगे, 9 से 10 साल में वो चौथी कक्षा में प्रवेश करेंगे, और 10 से 11 साल में वो 5वीं कक्षा में प्रवेश करेंगे। तो 5 + 3 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 3 और क्या है। 3 हमारे लिए मध्य स्तर के हैं जो 11 से 12 साल की उम्र में 6वीं कक्षा में प्रवेश करते हैं, 12 से 13 साल की उम्र में 7वीं कक्षा में प्रवेश करते हैं, और 13 से 14 साल में 8वीं कक्षा में प्रवेश करते हैं। तो ये 4 साल का भी कॉन्सेप्ट आप सभी के सामने क्लियर, 3 साल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो गया। लास्ट में जो 4 साल हैं वो क्या है। तो 14 से 18 वर्ष के जो ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके बारे में बात किया गया है कि 14 से 15 साल में वो 9वीं कक्षा में, और 15 से 16 साल में 10वीं कक्षा में, और 16 से 17 साल में 11वीं कक्षा में, और 17 से 18 साल में ये 12वीं कक्षा में प्रवेश करेंगे। तो इस तरीके से एनईपी का जो स्ट्रक्चर है, आप लोगों को एनईपी का जो स्ट्रक्चर है 5 + 3 + 3 + 4, ये मेरे ख्याल से बहुत ही क्लियर हो गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा। आगे इसमें जो बदलाव है उसके कारण क्या है और क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, तथ्य क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो पहली बात, एनईपी में क्या बदलाव किया गया। प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा, है ना। प्रारंभिक अवस्था से सीखने की बात कही गई है। जैसे हम लोग बात किए थे कि यहां पर 3 से 6 साल में अर्ली केयर चाइल्डहुड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा की बात करते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चों का जो मानसिक विकास है वो जो है 6 वर्ष तक 85% हो जाता है। 6 वर्ष की आयु तक जो बच्चों का मानसिक विकास है 85% हो जाता है। इसका मतलब ये निकल रहा है कि हम जो है बाकी उम्र में जो हम अपनी मानसिक योग्यता को बढ़ाने का या मानसिक चीजों को बढ़ाने का एफर्ट करते हैं वो 15 साल ही है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों का कहना है। और इसी तथ्य के ध्यान रखते हुए प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा, मतलब सीखने की नींव के रूप में जो है एनईपी 2020 में बात की गई है। दूसरी बात, बुनियादी साक्षरता की बात करते हैं। बुनियादी साक्षरता की जब हम बात करते हैं तो बच्चों में पढ़ना और गढ़ना 2 चीज जो है हमारे पास आता है, जिसमें बुनियादी साक्षरता में जो बच्चे हैं, देखिएगा एक रिपोर्ट आया था, वर्तमान में जो प्राथमिक शाला में बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं 5 करोड़ से अधिक, वे बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को नहीं सीख पाए हैं, है ना। तो और जोड़ घटाव करने भी सक्षम नहीं है, पढ़ने लिखने में भी उनको समझ नहीं है। ऐसा एक सर्वे हुआ था, रिपोर्ट आया था। कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को आवश्यक रूप से प्राप्त करना शामिल किया गया है। एनईपी 2020 में कक्षा 3 तक बच्चा जो है मूलभूत साक्षरता और जो
संख्या ज्ञान है उसको आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेगा, ऐसा एनईपी 2020 में कहा गया है। एनईपी 2020 में जो है बहुविषयक शिक्षा की बात की गई है। जैसे हमारा विज्ञान विषय है, विज्ञान विषय का जो जुड़ाव है सामाजिक अध्ययन से के साथ भी हो, भूगोल के साथ भी हो। जैसे एक उदाहरण के तौर पे जैसे हम विज्ञान में सजीव की बात करते हैं, सजीव में पौधे और जंतु भी होते हैं, तो भौगोलिक दृष्टिकोण से एक बात सामने आती है कि अगर हम ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो ध्रुवीय प्रदेश के पौधे जो है वो अलग रहेंगे, जंतु अलग रहेंगे। अगर हम रेगिस्तान में जाएंगे तो रेगिस्तान के पौधे और जंतु अलग रहेंगे। तो भौगोलिक संरचना के आधार पे धरातल की संरचना के आधार पर भी जो है सजीवों में अंतर पाया जाता है। इस बातों को बच्चे को हमको लिंक कराते हुए बहुविषयक पद्धति से हमको क्या करना है, बच्चों को शिक्षा देना है। इस नीति के तहत प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो, स्थानीय भाषा में हो। कहने का मतलब यह है बाइलिंगुअल पद्धति के द्वारा जो बच्चे जिस भाषा का उपयोग अपने घर में करते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग बच्चे घर में करते हैं और हम कक्षा में जो है हिंदी और उसके साथ इंग्लिश मिक्स करते हैं, तो बच्चे जो है उस भाषा को समझने के लिए जो है एक बैरियर उनके मन में आ जाता है। तो हमें चाहिए कि बच्चे की भाषा में हमको समझाने का प्रयास करना चाहिए, ये बात कहा गई है। स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में देने की बात की गई है, इससे बच्चों को शुरुआती शिक्षा समझना आसान होगा। सही बात है, जब तक उनके जो लोकल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में जब तक बच्चा सीख नहीं पाएगा या उस लैंग्वेज में बच्चा उन कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश नहीं करेगा या समझेगा नहीं, उस भाषा में अगर बच्चे को नहीं समझाया जाएगा तो बच्चे में डर बैठ जाएगा। उस डर को समाप्त करने के लिए हमको उन्हीं के भाषा में उन्हीं के स्तर तक जाकर हमको समझाने का प्रयास करना चाहिए। देखिएगा इसमें डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना भी बात किया गया है। डिजिटल शिक्षा का विस्तार किया जाएगा। डिजिटल शिक्षा को सभी स्तरों पर बढ़ावा देने का लक्ष्य है, जिससे छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से प्राप्त हो। आज जो ये वीडियो बन रहा है डिजिटल शिक्षा के माध्यम को बढ़ावा देने के लिए बन रहा है, ऐसा आप समझ सकते हैं। डिजिटल संसाधनों का विकास हो, उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल संसाधन का विकास किया जाएगा, जैसे ई पाठ्य पुस्तकें, वीडियो लेक्चर और ऑनलाइन। इसके माध्यम से एक बात बताना चाहूंगा शिक्षक साथियों, आप जो अपने बुक में देखेंगे तो क्यूआर कोड दिया हुआ है प्रत्येक पाठ के सामने और पूरे बुक में भी क्यूआर कोड है। उस क्यूआर कोड को आप जब गूगल कैमरा से स्कैन करेंगे तो आपको उस पाठ का पूरा पीडीएफ नोट से भी तैयार मिलेगा, पीडीएफ भी तैयार मिलेगा और इसके अलावा जो है आपको ऑडियो लेक्चर भी उसमें सुनने को मिलेगा। आप लोग ट्राई कीजिएगा। ये डिजिटल संसाधनों को विकास करने के माध्यम में जो है एक कदम है। शिक्षक का डिजिटल प्रशिक्षण होगा। शिक्षकों का प्रशिक्षण कैसे होगा? डिजिटल। आजकल हम लोग देखते हैं जब ये ट्रेनिंग शुरू हुआ था, है ना, डीआरजीओ के लिए, डीआरजी साथियों के लिए, तब एक दिन जो है गूगल मीट के माध्यम से सभी साथियों को क्या किया गया था, उस ट्रेनिंग के बारे में बताया गया था। आजकल हम डाइट के माध्यम से हो या सभी जगह से हम डिजिटल ट्रेनिंग तो ले रहे हैं। जैसे कि निष्ठा ऐप है, निष्ठा ऐप के माध्यम से भी हम डिजिटल ट्रेनिंग को लेते हैं। इसी के बारे में कहा गया है शिक्षक का डिजिटल प्रशिक्षण। शिक्षकों को डिजिटल शिक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे शिक्षा को प्रभावी ढंग से ऑनलाइन तरीके से क्या कर सके, प्राप्त कर सके। आगे देखते हैं, छात्रों में भी डिजिटल साक्षरता के बारे में शिक्षित किया जाएगा। जो कंप्यूटर है ना, आईटीसी है, इंफॉर्मेशन है ना, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी, इस चीज को जो है बच्चों के अंदर बेसिक ज्ञान हो, इसकी बात कह रही है। शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर देना, है ना। कहा गया है कि एनईपी 2020 के अंतर्गत सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण जो है उसका ब्यौरा रखा जाएगा और एक निर्धारित घंटा तय है कि शिक्षकों को 50 घंटे जो है प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। शिक्षकों के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास, शिक्षकों को समय समय पर प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना, इसकी बात जो है कही जा रही है। दूसरी बात, नए कौशल तकनीक का प्रशिक्षण। शिक्षकों को जो है नए जो स्किल है, जैसे कि
डिजिटल शिक्षा के बारे में बात कर सकते हैं, कोई ऐप को चलाने की बात कर सकते हैं, गूगल फॉर्म को भरने की बात कर सकते हैं, गूगल फॉर्म का निर्माण की बात कर सकते हैं, क्यूआर कार्ड कैसे जनरेट किया जा सकता है और उन सारी चीजों को अपनी शिक्षा में हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, इसकी बात कर रहा है। नए कौशल और तकनीक का प्रशिक्षण, शिक्षकों को नए कौशल और तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जैसा कि डिजिटल शिक्षा और बुनियादी और बहुविषयक शिक्षा, मतलब मल्टी लैंग्वेज में बहुत सारे भाषा को जो है शिक्षक जो है जाने, इसकी बात कहा जा रहा है। मूल्यांकन और समर्थन, शिक्षकों का भी मूल्यांकन होगा, छात्र का भी मूल्यांकन होगा और कक्षा की गतिविधियों का भी मूल्यांकन होगा और साथ ही साथ सपोर्ट सिस्टम कैसे तैयार किया जाएगा, इसके बारे में एनईपी 2020 कहता है। शिक्षकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा और आवश्यक समर्थन भी, सपोर्ट भी प्रदान किया जाएगा। अब बात करते हैं, ये सारी बातें तो एनईपी 2020 में बात की गई है, लेकिन बच्चों के लिए जो मूलभूत बात है कि आने वाले भविष्य में 21वीं शताब्दी के क्या कौशल होंगे और 21वीं शताब्दी के क्या कौशल है जो हमारे बच्चों में जरूरी है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन रहे, क्रिटिकल थिंकिंग की बात करता है। एनईपी 2020 जो है बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहा है, आलोचनात्मक चिंतन की बात करता है। बच्चे क्या करेंगे? प्रश्न पूछेंगे। जब बच्चे प्रश्न पूछेंगे और उसमें तर्क करेंगे, तब उसमें उनके पक्ष और विपक्ष को, सही और गलत को जानने की क्षमता विकसित होगी। इसके अलावा दूसरी बात कर रहा है कि निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग, बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो। तीसरी बात समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रही है। बच्चे जो है अपने दैनिक जीवन में जो छोटी मोटी समस्या है, उन समस्या को क्या करें? समाधान करने के लिए बच्चे को क्या करना? तैयार करना, ताकि आने वाले भविष्य में जो चुनौतियां उनके सामने हैं, उन चुनौतियों का वो क्या कर सके? मुकाबला कर सके। नवाचार, इनोवेशन की बात करती है कि 21वीं शताब्दी के कौशल में इनोवेशन, नवाचार की बात हो, जो हमारी पुरानी बातें हैं उसमें जो है नई चीजों को ऐड किया जाए और उन चीजों को बढ़ावा दिया जाए, बढ़ाया जाए। इस तरीके से या शिक्षा के क्षेत्र में नए तकनीकों को लाकर जो है नवाचार किया जाए, नई नई कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाए, इसकी बात करता है। समूह कार्य की बात कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है अकेला काम नहीं कर सकता है, व्यक्ति जो है समूह में काम करता है। किसी भी विचार को, आइडिया को परिणित करने के लिए एक समूह की जरूरत पड़ती है। अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग जो है क्षमता होती है और अपनी क्षमता के आधार पर वो जो है काम करते हैं। तो समूह में काम करने की बात कहा गया है। संचार, कम्युनिकेशन की बात कहा गया है कि बच्चों में संचार का जो कौशल है उसको विकसित किया जाए। साथ ही साथ बच्चे जो है आईटीसी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो है वो क्या हो? प्रवीण हो, शिक्षक भी प्रवीण हो और बच्चे भी आईटीसी से परिचित हो। कैसा वातावरण हो? लचीला और अनुकूलन वातावरण हो। ऐसा मतलब रिजिड नहीं किया गया है कि एकदम से आपको ऐसा करना है मतलब करना है। आगे हम बात करेंगे, बच्चों को विषय चयन करने भी स्वतंत्रता रहेगी। आप सब परिचित हैं इन बातों को, है ना? वो जो है बच्चे जो तैयार होंगे नई शिक्षा नीति के तहत, वो लचीलापन, अपने व्यवहार में लचीलापन लाएंगे। वो जो है सभी परिस्थितियों में अनुकूलित होंगे या अनुकूलित रहने का प्रयास करेंगे। इसकी बात जो है नई शिक्षा नीति कर रही है। आगे साथियों बात करते हैं कि इसमें आकलन किस तरीके से होगा नई शिक्षा नीति में। इस ट्रेनिंग में आकलन के बारे में भी बताया जाएगा कि आकलन किस तरीके से होता है। लेकिन अभी अपन सिर्फ ये बात करते हैं कि बच्चों का 360 डिग्री आकलन होगा, जिसमें बच्चे अपने स्व आकलन करेंगे, खुद का आकलन करेंगे कि मैं क्या कौन सी चीजें कर सकता हूं, कौन सी चीजें नहीं कर सकता हूं, मुझे किस चीज में रुचि है, किस चीज में रुचि नहीं है, मैं किस चीजों के लिए सहज हूं और किस चीजों के लिए मैं असहज महसूस करता हूं। इसकी बात जो है बच्चा करेगा। इसके बाद पीयर असेसमेंट की बात हो रही है, सह आकलन,
मतलब उनके जो छात्र समूह हैं, उनके कक्षा के जो छात्र हैं, वो भी उनका आकलन करेंगे कि ये छात्र जो है किस समय प्रयोग करते समय ये एक्टिव रहता है, थ्योरी के क्लास में ये चुप रहता है ना, खेल मैदान में ये एक्टिव रहता है, किन विषयों पे ये रुचि लेता है, इनकी कमजोरी क्या सामने आ रही है, इसके बारे में बात होगा। और टीचर भी उसका आकलन करेंगे। टीचर के माध्यम से भी क्या होगा, बच्चों का आकलन होगा जो होते आ रहा है। इसके अलावा एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, पेरेंट्स भी क्या करेंगे, पेरेंट्स भी उसका आकलन करेंगे। अभिभावक के द्वारा भी आकलन किया जाएगा, अभिभावक के द्वारा भी आकलन किया जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे, है ना। आकलन की एक संस्था भी बनाई गई है। आप लोग जानते हैं परख, जो बीच बीच में बच्चों के लिए एग्जाम करती है, जैसे दिसंबर में परख का एग्जाम हुआ था, उसी प्रकार से अब जब हम आकलन की बात करते हैं तो एक रोड मैप की बात किया जाता है, ब्लूम टेक्सोनॉमी की बात की जाती है। इस ट्रेनिंग में ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में बताए जाएंगे कि ब्लूम टेक्सोनॉमी में कितने चरण हैं और इसके किस किस आधार पे, किस लेवल पे, किस चरण पे किस तरीके से क्वेश्चन जो है निर्माण किया जाता है या कराया जाएगा। हम इस प्रशिक्षण में जानेंगे साथियों कि पाठचर्या क्या है, पाठचर्या को किस तरीके से जो है डेवलप किया गया है। पाठचर्या के बारे में कहा जाता है कि एक रोड मैप की तरह है जो दिशा देता है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। मतलब पाठचर्या जो है स्कूल कक्षा के अंदर जो हम सिलेबस में पढ़ाते हैं और कक्षा के बाहर जो बच्चा करता है ना, हम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करते हैं, इन सारी चीजों को मिलाकर ही हम पाठचर्या कह सकते हैं। पाठ्यक्रम से आप परिचित हैं, आपके पास एक बुक है, एक पुस्तक है, पुस्तक जो है विभिन्न लेसनों में, इकाइयों में विभाजित है, उसी को हम पाठ्यक्रम कहते हैं। यह शिक्षा का वह आधार है जिस पर शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया स्थापित होती है। यहाँ पे हम बच्चे जो है सीखता है ना। पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह शिक्षा का एक मूलभूत, विश्वसनीय और सुव्यवस्थित स्रोत होता है। यह छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए सीखने और सिखाने का मार्गदर्शन प्रदान करता है। साथियों, ये जो है एनईपी 2020 और नए पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन है उसका जो प्रथम वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। अगला वीडियो जो है एनसीएफ को लेकर हम आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। जो भी कमी आप लोगों को लगी होगी, कोई भी सुझाव आपके पास होगा तो बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।